दोस्तों, आज जब हम दुनिया में क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ के नाम आते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल। और अगर हम दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखें तो उसमें इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। इसका मतलब इंडिया में एजुकेशन तो है, पर क्वालिटी एजुकेशन के मामले में हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। पर क्या हम हमेशा से पीछे थे और क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ऐसा था? हमें तो बताया जाता है कि भारत ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। जब बाकी दुनिया अनसिविलाइज्ड और अनएजुकेटेड थी, तब भारत में बहुत सारी सिविलाइजेशंस फल फूल रही थी, जो कि हाईली एजुकेटेड और बहुत एडवांस थी। तो आइए आज भारत के एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम पे रोशनी डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक वर्ल्ड फेमस एंशिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में। दोस्तों, भारत में ही दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भारत में थे। आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया और वर्ल्ड के सेंटर ऑफ लर्निंग के बारे में, जो कि थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे नालंदा महाविहार कहा जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग इंस्टीट्यूट था। नालंदा ये शब्द 3 शब्दों को जोड़ के बना है, ना अलम दा, जिसका मतलब होता है नो स्टॉपिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ नॉलेज। संस्कृत में नालम का अर्थ होता है लोटस, जो सिग्निफाई करता है नॉलेज को। नालम दा मतलब द गिवर ऑफ नॉलेज। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग इंस्टीट्यूट था, जो कि आज के बिहार में सिचुएटेड है। बिहार को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, जिस पे कई सारी शक्तिशाली डायनेस्टीज ने राज किया, जैसे कि हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी। पर मौर्य डायनेस्टी के अंडर मगध अपनी पीक पर था और ये एक पैन इंडिया एम्पायर था। मगध एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका जैसे राजाओं ने पाटलिपुत्र को सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में विकसित किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था गुप्ता एम्पायर के समय में। गुप्ता एम्पायर, जो कि एक और पैन इंडिया एम्पायर थी, 5th और 6th सेंचुरी में। इस वक्त को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुप्ता एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, कुमार गुप्ता और सकंद गुप्ता। नालंदा महाविहार को एस्टेब्लिश करने का श्रेय जाता है कुमार गुप्ता को। इस यूनिवर्सिटी को पाटलिपुत्र से 95 किलोमीटर साउथ ईस्ट में बसे राजगृह, जिसे हम आज राजगीर के नाम से जानते हैं, उससे 16 किलोमीटर नॉर्थ में एस्टेब्लिश किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी 13th सेंचुरी आने तक खंडर के रूप में बदल चुका था। यूनिवर्सिटी कैसे खत्म हुई और खंडर कैसे बन गई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मॉडर्न टाइम्स में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्कवर करने और इसे दुनिया के सामने लाने का क्रेडिट जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, जिन्होंने इस खंडर का जिक्र अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ईयर 1861 और 1862 में किया था। अब बात करते हैं नालंदा महाविहार की विशेषताओं के बारे में। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जो कि लगभग 57 एकर्स के एरिया में फैली हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ पहले आम के बागीचे हुआ करते थे, जिन्हें करीब 500 मर्चेंट्स ने बुद्धा को गिफ्ट किया था। यहाँ विशेष रूप से बुद्धिज्म की पढ़ाई की जाती थी। यहाँ सभी स्टूडेंट्स महायाना के साथ साथ हीनयान के 18 सेक्ट की स्टडी करते थे। बुद्धिज्म के अलावा यहाँ कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट और फिलॉसफी, ग्रामर, लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, वेदास, लॉजिक और संस्कृत जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट के लिए अलग ब्लॉक्स बनाए गए थे। यहाँ हर ब्लॉक में स्टूडेंट्स के रहने के लिए रूम्स बनाए गए थे और इन रूम्स में बुक्स और लैंप्स रखने के लिए शेल्फ्स बनी थी। हर ब्लॉक में स्टेज जैसी एक ऊंची जगह होती थी, जहां टीचर्स बैठा करते थे और स्टेज के आगे खुली जगह थी, जहां बैठ के स्टूडेंट्स ज्ञान ग्रहण करते थे। हर ब्लॉक में मेडिटेशन के लिए स्पेशल चैम्बर्स बने थे।
अभी तक के आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में यहाँ 13 ब्लॉक्स मिले हैं जिन्हें उस वक्त मठ कहा जाता था, और इन ब्लॉक्स में लगभग 300 रूम्स मिले हैं। यहाँ लगभग 8 बड़े भवन मिले हैं, 10 के करीब मंदिर और प्रेयर हॉल्स मिले हैं। बिल्डिंग के अलावा कैंपस में इलेबोरेटेड गार्डन्स और कई लेक्स हुआ करती थी। कैंपस में कई सारे छोटे बड़े स्तूपास मिले हैं जो कि शायद मेमोरियल हुआ करते थे उनके जिनकी यहाँ मृत्यु हो जाया करती थी। बड़े स्तूपास टीचर्स के लिए और छोटे स्तूपास स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ ना सिर्फ पढ़ाया जाता था बल्कि कई सारे विषयों के बारे में रिसर्च की जाती थी। यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर रहा करते थे। स्टूडेंट ना सिर्फ पूरे भारतवर्ष से बल्कि दुनिया के अन्य देशों से जैसे कि जापान, चाइना, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, पर्शिया, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और बर्मा से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इस बात का प्रमाण ह्यूंग सेंग, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर थे, उनके ट्रेवलॉग से भी मिलता है। ह्यूंग सेंग का जन्म 602 AD में हुआ था और वे अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनमें बुद्धिज्म को जानने की बहुत जिज्ञासा थी और इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए 630 AD में वे भारत आए और बुद्धा की लाइफ से जुड़ी होली प्लेसेस जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर को विजिट किया। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी विजिट किया और उसे देख के वो बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने यहाँ 2 वर्षों तक आचार्य शीलभद्र के अंडर संस्कृत और बुद्धिज्म की पढ़ाई की और कुछ समय यहाँ पढ़ाया भी। भारत से वापस चाइना लौट के उन्होंने बहुत सी संस्कृत बुक्स को चाइनीज में ट्रांसलेट किया। भारत में अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने अपनी बुक CU की में मेंशन किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका अगला जन्म भारत में हो। ह्यूंग सेंग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम जो भी जानते हैं उसका मुख्य श्रेय ह्यूंग सेंग को जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में आज भी उनकी यादगार में ह्यूंग सेंग मेमोरियल हॉल बनाया गया है। ह्यूंग सेंग ने जब नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया उस समय कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के एक महान शासक थे। उन्होंने 606 से 647 तक नॉर्दर्न इंडिया में रूल किया। हर्षवर्धन के शासन में नालंदा यूनिवर्सिटी अपने पीक पर थी और वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी। उन्होंने अपनी एम्पायर की 1/4 इनकम को नालंदा यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट में यूज किया। हर्षवर्धन बुद्धिस्ट ओरिजिन के लास्ट प्रोमिनेंट रूलर थे और शायद इसी कारण इनके बाद इस यूनिवर्सिटी को कोई भी रूलर फिर से नहीं बना पाया। नालंदा महाविहार एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट था, यानी कि यहाँ लिए गए फैसलों में टीचर्स और स्टूडेंट्स की राय भी ली जाती थी। स्टूडेंट्स का यहाँ एडमिशन लेना आसान काम नहीं होता था। यहाँ कई लेवल्स पर एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे। फर्स्ट इंटरव्यू गेटकीपर्स लिया करते थे जो कि खुद भी हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड हुआ करते थे और उसके बाद ही स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एंटर करने दिया जाता था। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद यहाँ हर चीज फ्री होती थी, यानी पढ़ाई, रहना, खाना और बाकी जरूरी चीजें सब बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती थी। यूनिवर्सिटी के रखरखाव के लिए कई सारे राजा और आसपास के विलेजेस पैसा और अनाज डोनेट किया करते थे। इस यूनिवर्सिटी में आर्यभट्टा, नागार्जुना, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, आर्यदेव, राहुल श्रीभद्र और शीलभद्र जैसे टीचर्स पढ़ाया करते थे। सोचिए, जहाँ टीचर्स इतने महान थे वहाँ स्टूडेंट्स कितने निपुण होते होंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए यहाँ बनाई गई थी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जो कि करीब 9 मंजिल ऊंची थी, जिसमें मौजूद थी लगभग 90 लाख किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट्स। और इस भव्य लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज, जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। रत्नोदधि यानी सी ऑफ ज्वेल्स, रत्नरंजक यानी ज्वेल्स अडॉर्न्ड और रत्नसागर यानी ओशियन ऑफ ज्वेल्स। इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हर स्टूडेंट खुद में एक कंप्लीट पैकेज था, जो कि अपनी सब्जेक्ट में परिपक्व होता था। स्टूडेंट्स के कोर्सेज का कंप्लीट होना टाइम ड्यूरेशन पे नहीं बल्कि उनके कंप्लीट नॉलेज को अटेन करने से डिसाइड किया जाता था और इस डिसीजन को टीचर्स लिया करते थे।
कि कौन स्टूडेंट कब पूरी तरह तैयार है। ये तो बात हुई इस महान यूनिवर्सिटी के बारे में, पर अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे इस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस यूनिवर्सिटी को 3 बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, जिसमें से 2 अटैक्स में इसने ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि ये पहले से और बड़ी बन के उभरी। पर तीसरा अटैक इतना ब्रूटल था कि इससे यूनिवर्सिटी अपने आप को ना बचा सकी। फर्स्ट अटैक, नालंदा यूनिवर्सिटी पे पहला अटैक 455 से 470 एडी के बीच हुआ और उस समय गुप्ता एम्पायर के एम्परर थे समुद्रगुप्ता। ये अटैक्स हुनाज ने किया था, जो कि सेंट्रल एशिया का एक ट्राइबल ग्रुप था। यह अटैक यूनिवर्सिटी में मौजूद कीमती रिसोर्सेज को लूटने के उद्देश्य से किया गया था। इस अटैक के बाद स्कंदगुप्ता ने इस यूनिवर्सिटी को फिर से इस्टेब्लिश किया और कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी की। इसी टाइम पे नालंदा की महान लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश की गई थी। सेकंड अटैक, इस यूनिवर्सिटी पे दूसरा अटैक 7th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बंगाल के गौड़ राजवंश द्वारा किया गया। इस अटैक का मुख्य कारण पॉलिटिकल इम्बैलेंस था। उस समय कन्नौज पे हर्षवर्धन का रूल था। बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि हर्षवर्धन और गौड़ राजवंश के बीच कॉन्फ्लिक्ट था और इसी का बदला लेने के लिए गौड़ाज ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया। ये डिस्ट्रक्शन भी इतनी ज़्यादा फेटल नहीं थी और हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से इस्टेब्लिश किया और इसके एरिया को 400 एकर्स तक एक्सपेंड किया, जिससे पूरे वर्ल्ड में ज्ञान का प्रचार फिर से शुरू हुआ। थर्ड अटैक, तीसरा अटैक यूनिवर्सिटी के लिए फेटल और फाइनल ब्लो साबित हुआ, जिससे ये यूनिवर्सिटी कभी उभर नहीं पाई और इसका वजूद ही खत्म हो गया। ये अटैक 1193 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल बख्तियार खिलजी ने किया था। इस अटैक का एग्जैक्ट रीजन तो आज तक पता नहीं चला, पर हिस्टोरियंस का मानना है कि इसका एक कारण बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को सप्रेस का हो सकता है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग खिलजी ने नालंदा पे बहुत से फैक्टर्स की वजह से अटैक किया, जैसे कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, यूनिवर्सिटी की वेल्थ और कुछ स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। मिनाज ई सिराज ने अपनी बुक तबाकत ई नसीरी में डिस्क्राइब किया है कि कैसे खिलजी ने हजारों मॉन्क्स को बड़ी बेदर्दी से मारा और बुद्धिज्म को इरेडिकेट करके इस्लाम इस्टेब्लिश करने की हर संभव कोशिश की। खिलजी नहीं चाहता था कि ज्ञान स्कॉलर टू स्कॉलर फ्लो करे या जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़े। खिलजी के इस अटैक से एसोसिएटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि नॉर्थ के बहुत सारे एरियाज को इन्वेड करने के बाद बख्तियार खिलजी ने ईस्ट की तरफ रुख किया और इस दौरान खिलजी बहुत बीमार हो गया। नीम हकीमों से काफ़ी इलाज करवाने के बाद जब खिलजी ठीक नहीं हुआ तो किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से मिलने को कहा, पर खिलजी की एक कंडीशन थी कि वो इंडियन मेथड से बनी कोई भी दवाई नहीं खाएगा। ये सुनकर राहुल श्रीभद्र जी ने उसे एक कुरान गिफ्ट की और रोज उसके कुछ पन्ने पढ़ने को कहा। ऐसा करने के कुछ ही दिनों बाद बख्तियार खिलजी ठीक हो गया, लेकिन उसे बाद में पता लगा कि आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के पेजेस पे अपनी दवाई लगा दी थी, जिसे पेजेस टर्न करते हुए बख्तियार अनजाने में खा लेता था। ये सब जान के बख्तियार बहुत गुस्सा हुआ। उसके अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा हुई। वो तिलमिला उठा कि किसी दूसरे धर्म की शिक्षा और पद्धति इतनी महान कैसे हो सकती है कि जिस बीमारी को उसके नीम हकीम ठीक नहीं कर पाए, उसे एक हिंदू आचार्य ने इतनी चतुराई के साथ कुछ ही दिनों में ठीक कर दिया। और इसी जलन के कारण उसने नालंदा को डिस्ट्रॉय करने की ठानी और नालंदा में आग लगा दी और वहाँ मौजूद टीचर्स, स्टूडेंट्स और सभी बौद्ध भिक्षुओं का बड़ी बेदर्दी से कत्लेआम किया। कहते हैं कि ये आग इतनी भयानक थी कि इस आग में वहाँ की लाइब्रेरी 3 से 6 महीनों तक जलती रही और इस लाइब्रेरी के जलते ही खत्म हो गया सारा ज्ञान और नष्ट हो गए सारे सीक्रेट्स। ना सिर्फ ये यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय की गई, बल्कि इसके साथ हमारी सारी टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स और ना जाने कितने सीक्रेट्स, जिनकी वजह से हम आज भी बहुत सारी बातों से अनजान हैं, जैसे कि हमारे एंशिएंट फाइन आर्किटेक्चर,
जिसकी झलक हम आज भी भारत के बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में देखते हैं। 2006 में इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने जब इस यूनिवर्सिटी को विजिट किया तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने की बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जॉइंट सेशन में मांग रखी और उनकी इस डिमांड को कंसिडर करते हुए भारत सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने का ऑर्डर्स दिए और नालंदा यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूरी पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई, जिसके लिए बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने 455 एकर्स की लैंड एलोकेट की और 2010 में इंडियन पार्लियामेंट ने द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास किया और 2014 में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के पहले बैच को एनरोल किया। आज भी यहाँ MA इन बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलॉसफी, कंपैरेटिव रिलीजन, हिंदू स्टडीज, हिस्टोरिकल स्टडीज, वर्ल्ड लिटरेचर और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस जगह को 9 जनवरी 2009 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो दोस्तों, ऐसा था हमारा प्राचीन एजुकेशन सिस्टम, जिसे सिर्फ जलन और ईर्ष्या के कारण जला के नष्ट कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया सारा नॉलेज और सारे सीक्रेट्स। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.